हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम इंग्लिश के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में मैं एग्ज़ाम डेट के बारे में और मोस्टली स्टूडेंट्स क्या गलती कर रहे हैं इस टाइम उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं मोस्टली इन 3 एग्ज़ाम को टारगेट करके आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो अगर आपने ये वाला फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो ये वीडियो आप जरूर देखें, आपको बहुत अच्छी यहाँ से जानकारी मैं देने वाला हूँ इंग्लिश के बारे में। इस वीडियो में इंग्लिश के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ में एग्जाम डेट और एक और पॉइंट है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो आपको देखना है, ठीक है, पूरा ध्यान से देखना है। और अगर आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, जैसे कि आप जानते हैं स्टेनोग्राफर में 100 मार्क्स की इंग्लिश आती है और NTA दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो वेरियस पोस्ट निकली हुई है नॉन टीचिंग की या DSSB में, NTA में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश में, लेकिन NTA में आपको हिंदी और इंग्लिश में चॉइस करनी है जिसमें भी आप करना चाहो। और अगर बात करें DSSB में तो इसमें आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इंग्लिश में और 40 ही आपके हिंदी में भी आएंगे, यानी इसमें दोनों सब्जेक्ट आएंगे। और NTA में केवल आपको एक सब्जेक्ट चॉइस करना है हिंदी और इंग्लिश में से। दूसरी बात यह कि अगर आपको किसी टॉपिक पर कोई जानकारी चाहिए, कोई वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करके डिस्क्रिप्शन में बता सकते हो, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है, वहाँ से। या अगर आपको कोई डाउट हो एग्जाम से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके वहाँ पर पूछ सकते हो, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो पिछली वीडियो मैंने इंग्लिश पे बनाई थी, इस वीडियो में थोड़ा और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। और मैथ की और रीजनिंग की मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आगे मैं आपको GS के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से आपको इंग्लिश पर फोकस करना है। यकीन मानना, अगर ये वीडियो आप पूरा अच्छे से ध्यान से देखते हैं और इन बातों को फॉलो करते हो तो आपकी इंग्लिश में आपको 1 महीने में ही इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, कि आप बहुत अच्छा स्कोर अपने एग्जाम में कर सकते हो। चलिए अब यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ कैसे आपको करना है, क्या चीज़ें आपको करनी है। तो इंग्लिश के बारे में सब जानते हैं, 3 पार्ट्स में मैं डिवाइड करके आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश को, ठीक है। तो 3 पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपको इंग्लिश को पढ़ना है, एक एक करके यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला पार्ट हो जाता है आपका इंग्लिश का ग्रामर, ठीक है। दूसरा आपका वोकैबुलरी, ध्यान से देखना, आपको पूरा वीडियो को आप अच्छे से देखो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। एक होता है आपका कॉम्प्रीहेंशन, 3 पार्ट्स में मैंने यहां पर डिवाइड कर दिया है। अब हम बात करते हैं ग्रामर में क्या क्या चीजें होती है, क्या चीजें आपको पढ़नी है। तो 8 आपकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है, साथ में टेंस होते हैं, साथ में आपके वॉइस नरेशन होते हैं और क्वेश्चन टैग वगैरह। तो मैं एक एक करके यहाँ पर सारी चीजें आपको लिख करके बता रहा हूँ फटाफट से। नाउन आपको पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है। अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको क्या चीजें करनी है। एडजेक्टिव हो गया आपका, 4th हो गया आपका एडवर्ब, 5th हो गया आपका वर्ब, यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है, इधर लिख लेता हूं। 6th हो गया आपका प्रेपोजिशन, और 8 हो गया आपका कंजंक्शन, और 8 हो जाएगा आपका इंटरजेक्शन। तो ये 8 क्या है, आपके पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब सेंटेंस के पार्ट, जैसे ही इज ए बॉय अगर मैं लिखता हूं तो ही प्रोनाउन हो गया आपका, इज वर्ब हो गई, मतलब ये पार्ट ऑफ स्पीच, यानी सेंटेंस के कौन से पार्ट है उसको हमको पढ़ना पड़ता है। बॉय हो गया आपका, नाउन हो गया, ठीक है, ए आर्टिकल हो गया, ठीक है, आर्टिकल भी यहां पर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच हो गई, ठीक है। साथ में आपको
क्वेश्चन टैग है एक चैप्टर, वो पढ़ना है आपको, और इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है। एक पढ़ना है आपको 11वें नंबर पे, एक पढ़ना है आपको वॉइस, और 12वें नंबर पे आ जाएगा आपका नरेशन, ठीक है। स्टेनोग्राफर वाले बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी है, 10-10 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो ये सबसे पहले पढ़ने स्टेनोग्राफर वाले बच्चों को। तो ये चीजें आपको ग्रामर में इतनी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ये 12 चैप्टर है पढ़ने के लिए आपको। 9 हो गए आपके पार्ट ऑफ स्पीच, और 3 क्वेश्चन हो गए आपके, सॉरी एक और यहाँ पर है आपका टेंस, तो एक और है आपका टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेंस का चैप्टर, ठीक है। तो 13 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। पढ़ने की स्ट्रेटजी आपको मैं बता देता हूं। देखिए, आपके पास कोई सी भी बुक हो या फिर आपके पास नोट्स हो आपके बने हुए पुराने, तो आपको करना क्या है, एक चैप्टर को उठाना है। सबसे पहले आपको ये नोट कर लेने हैं कि मुझे इतने चैप्टर जो है पढ़ने हैं, ठीक है। एक टारगेट बना लिया आपने। अभी हम वोकैब पर और कॉम्प्रिहेंशन पर भी आएंगे, अभी फिलहाल मैं ग्रामर की बात कर रहा हूं। टारगेट बनाया आपने कि मुझे ये चैप्टर कवर करने हैं, और हमें टारगेट बनाना है 1 महीने का, क्योंकि हमें रिवीजन करना है। आपने पहले पढ़ रखे होंगे, ठीक है, ये तो है नहीं कि आप अभी से ही स्टार्ट करेंगे, आपने 1-2 बार जरूर पढ़ रखा होगा, ये उम्मीद करके चलता हूं। और जो बिगिनर्स है उसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहला चैप्टर उठाना है, टारगेट बना लेना है 1 महीने का। आपको करना क्या है, एक चैप्टर को, ठीक है, एक चैप्टर को आपको मतलब पहले दिन क्या करना है, आपको चैप्टर के रूल्स को पढ़ने हैं। जैसे हमने नाउन को उठाया, तो पूरे दिन जितना भी आप इंग्लिश के सेक्शन को टाइम देते हो, पूरे दिन में क्या करना है आपको, 3 से 4 घंटे, जो भी आप 3 घंटे देते हो, 4 घंटे देते हो, 2 घंटे देते हो इंग्लिश को पढ़ने के लिए, तो उस 2 या 3 घंटे में आपको केवल और केवल नाउन के रूल्स को ही पढ़ना है। तो इजीली आप 2-3 घंटे में 1 या 2 बार रिवाइज कर लोगे रूल्स को। उतने ज्यादा रूल्स नहीं होते हैं, आपको इंपॉर्टेंट रूल को रिवाइज कर लेना है एक दिन। अगले 2 दिन क्या करना है आपको, एक दिन आपने रिवाइज किया, अगले 2 दिन आपको नाउन के ही क्वेश्चन को लगाने हैं, ठीक है। आपके पास कोई भी बुक होगी, उसमें चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वहां पर आपको नाउन के क्वेश्चन को सोल्व करना है, एरर लगाने हैं, उससे रिलेटेड चाहे फिलर्स हो, नाउन से रिलेटेड आपके पास चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, तो यहां से आपको करने हैं 2 दिन ये चीजें। जब आप क्वेश्चन लगा रहे होंगे 2 दिन, इसी में आपको क्या करना है, जो आपको रूल्स नहीं पता है, जो क्वेश्चन आपको गलत हुआ है उसको आप एनालिसिस करेंगे, और जो रूल्स आपसे मिस हो गया, जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो गया, उसको आप दोबारा से क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे रूल्स को नाउन के चैप्टर से। तो इस तरीके से आपको क्या हुआ कि यहां से 2 दिन आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और 3 दिन आपका नाउन्स के रूल की भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। समझ में आया किस तरीके से आपको पढ़ना है? तो भाई इससे अच्छा तरीका जो है नहीं हो सकता है। और इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, आपको कम से कम 3 से 4 घंटे भाई डेली देने ही पड़ेंगे। 3 से 4 घंटे, कम से कम 3 घंटे तो आप मान के चलिए, 3 घंटे। और पूरी ओवरऑल स्टडी की अगर मैं बात करूं, अभी मैं आगे आपको टॉपिक पे बताऊंगा कि जो गलतियां आप कर रहे हो, वहां तक आपको वीडियो देखनी है, किस तरीके से आपको अपनी स्टडी को मैनेज करना है, और साथ में एग्जाम डेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आपको 3 दिन तक एक चैप्टर में देने हैं। इस तरीके से आप दोगे तो लगभग 1 महीने में सारे चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे। इसी तरीके से आपको करना है। दूसरी बात यह है कि इन चैप्टर को करते हुए, क्योंकि जैसे आपका ये क्वेश्चन टैग हो गया, आर्टिकल्स हो गया, प्रपोजिशन हो गई, एक दिन के चैप्टर है, आप रूल्स को पढ़ के क्वेश्चन भी उसी दिन लगा सकते हो। तो 1 महीने में आप इजीली मैनेज कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। दूसरी बात यह है कि जब आप 1 महीने में ये चीजें कर रहे होंगे, उसी के साथ साथ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। यहां से आपको एरर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहां से आपको फिलर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यहां से आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जब आप 30 दिन में ये चीजें कर रहे होंगे, तो इसी के दौरान जब आप ये रूल्स को पढ़ रहे होंगे, जैसे आपने नाउन का स्टार्ट किया पहले दिन से, तो उसी दिन आपको उसी पहले दिन से ही आपको ये मिक्स क्वेश्चन भी लगाने हैं, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन को भी करना है। किसी दिन आप 10 एरर के क्वेश्चन कर लो, किसी दिन आप 10 फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन कर लो, किसी दिन आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन कर लो। तो यहां से आपको एक
पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है हमें देखने को मिलेंगे। और इन क्वेश्चन को करने के लिए आप एमबी पब्लिकेशन की बुक का यूज़ कर सकते हो, प्रैक्टिस सेट होता है, ठीक है, या फिर आपके पास कोई भी प्रैक्टिस सेट हो उसको आप कर सकते हो। इस तरीके से आप अगर ग्रामर पढ़ लोगे तो 1 महीने के अंदर आपको इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा अपने इस इंग्लिश में, आप बिल्कुल एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं वोकैब की। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ग्रामर से रिलेटेड मैंने सारे चैप्टर के जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब के इंपॉर्टेंट्स रूल निकाले हुए हैं बहुत सारी बुक का कलेक्शन से, मतलब 3-4 बुक है मेरे पास, पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी। तो उनसे मैंने इंपॉर्टेंट जो रूल्स होते हैं जिनको पढ़ने के बाद आप एग्जाम देने बहुत आराम से जा सकते हो, वो मैंने रूल्स को निकाल के नोट्स बनाए हुए हैं। तो मैं बहुत जल्द आपको वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। और वोकैब की अगर बात करें तो वोकैब के मैंने ए से लेकर जेड तक, अब हम वोकैब की बात कर रहे हैं, ए से लेकर जेड तक अल्फाबेटिकली मैंने नोट्स बना रखे हैं। और 3-4 बुक का कलेक्शन है, वो भी एक अल्फाबेट में लगभग किसी में 30 वर्ड है, किसी में 40, किसी में 50, इतने वर्ड मैंने कलेक्ट किए हुए हैं इंपॉर्टेंट। तो वोकैब के आपको एक क्वेश्चन की भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर मैं बात करूं एसएससी स्टेनोग्राफर में तो उसमें से लगभग 90% वोकैब आपकी फंसी है, वो बहुत जल्दी मैं सीरीज आपको लेकर के आऊंगा। फिलहाल आपको क्या करना है वोकैब में, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको आप पढ़ते रहिए वोकैब में, और लास्ट ईयर के जो वोकैबुलरीज होती हैं, उन वर्ड मीनिंग होते हैं, उसको आप कलेक्ट कीजिए, वहां से आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो वोकैब को आपको कर लेना है। दूसरी बात है कॉम्प्रिहेंशन की। कॉम्प्रिहेंशन को करने के लिए आपको डेली, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि डेली आपको क्या करना है, या तो आपको पैसेज पढ़ना है डेली, या फिर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है डेली, या फिर आपको स्टोरी पढ़नी है, इंग्लिश की बुक जो होती है वहाँ से आपको पढ़ना है। तो वहाँ से आपका कॉम्प्रिहेंशन जो है डेवलप होगा, क्योंकि वहाँ से आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आप डेली पढ़ोगे तो। 1 महीना आप पढ़ के देखिए डेली इंग्लिश को, जैसे आप पैसेज पढ़ रहे हो, और एक एक लाइन का आपको मीनिंग निकाल के पढ़ना है, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वालों का तो अच्छा होता है कॉम्प्रिहेंशन। तो आपको पैसेज की एक एक लाइन का मीनिंग निकालते हुए इंग्लिश को पढ़ना है, पैसेज को पढ़ना है, या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो उसको पढ़ना है। जिसका मीनिंग आपसे नहीं निकल रहा है आप डिक्शनरी में सर्च करो, ठीक है, बहुत सारी डिक्शनरी होती है, और जो वहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको आप अंडरलाइन कर लो, कॉपी में नोट कर लो, उसको याद करो, ठीक है, ताकि वो अगली बार वो वर्ड आपके सामने आई तो आपको वहाँ पर सर्च ना करना पड़े, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपने 30 दिन, ठीक है, ये चीज़ें पूरी 30 दिन आपने कर ली, तो उसके बाद आप देखना अपने स्कोर को कितना ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हम एग्ज़ाम डेट की, ठीक है। मैं अगर एग्ज़ाम डेट की बात करूँ, देखिए एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम डेट एसएससी स्टेनोग्राफर की अगर मैं बात करूं तो अभी एसएससी के सीएचएसएल का पेपर जो है अभी रुका हुआ है, ठीक है। और भी एग्जाम्स होने हैं एसएससी के पहले, और टीसीएस कंपनी जो है आपके रेलवे के एग्जाम भी करा रही है, एनटीपीसी के एग्जाम रुके हुए हैं। तो लगभग ये एग्जाम होने के बाद जो ऑलरेडी रुके हुए हैं बीच में ही, तो पहले वे एग्जाम होंगे। अभी जो है धीरे धीरे कंडीशन ठीक हो रही है कोरोना की, तो पहले वे एग्जाम होंगे जब पूरी तरह से अच्छी हो जाएगी सिचुएशन। जून, तो जुलाई के एंड से लगभग एग्जाम होने स्टार्ट हो जाएंगे आपके जो रुके हुए एग्जाम है। तो लगभग आपके पास 2 से 3 महीने, कम से कम बता रहा हूं, तो 2 से 3 महीने आपके पास इस एसएससी की अगर बात करूं स्टेनोग्राफर की तो इजीली आपके पास हैं, ठीक है। तो इतने टाइम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इतने टाइम में आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। और मैक्सिमम तो आपके पास कितना ही हो सकता है वो फिर बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, एग्जाम कंडक्ट कराने वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एग्जाम कब कराएंगे, ठीक है। तो कम से कम आप बेझिझक होकर के 2 से 3 महीने मान के अपनी तैयारी करें। और दूसरी बात यह कि जो आप गलती कर रहे हो वो यही है कि आप अभी बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहे हो। सारे स्टूडेंट नहीं, हालांकि जिसको पढ़ना है वो पढ़ रहा है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट है बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं कि एग्ज़ाम अभी पास में है नहीं और एग्ज़ाम डेट वगैरह कुछ नहीं है, तो डील कर रहे हो। तो ये सबसे बड़ी गलती है।
आपको अभी क्या करना है, अभी से ही, आज से ही आपको कम से कम एक आपका स्टडी प्लान बनाना है, ठीक है। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 8 से 10 घंटे का 8 से 10 घंटे का आपको स्टडी प्लान बनाना है अगर आपको जॉब लेनी है तो। और इस बार बहुत अच्छा मौका है भाई, अच्छे से तैयारी करके अभी से ही 8 से 10 घंटे का प्लान बनाओ और टाइम टेबल बनाओ कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे तक मुझे ये पढ़ना है। तब जाकर के आप 1 महीने के बाद देखना अपना जो स्कोर है वो कैसे इंप्रूवमेंट होता है, ठीक है। और सुबह ही डेली आपको, देखिए मेरे हिसाब से आपको डेली सुबह मॉर्निंग में उठना चाहिए 5 से 6 बजे। 6 बजे से पहले पहले आपको उठ जाना चाहिए। और उठने के बाद आपको करना, सबसे पहले यही करना है कि उठने के बाद फ्रेश वगैरह होके थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके आपको 6 से 10 बजे तक अपनी स्टडी करनी चाहिए, ठीक है। बीच में आप ब्रेकफास्ट वगैरह ले सकते हो। तो 6 से 10 बजे तक आपको मॉर्निंग में स्टडी करनी चाहिए। जब आप 3 से 4 घंटे मॉर्निंग में पढ़ लोगे ना, तो आपको पूरे दिन जो है एक माइंड फ्री, मतलब इतनी ज़्यादा बोझ नहीं लगेगा। आपको अंदर से फील आएगा, पॉजिटिविटी फील आएगी कि मैंने सुबह ही 4 घंटे स्टडी कर ली है, ठीक है। तो इस तरीके से भाई आप स्टडी पे फोकस करो अच्छे से, सुबह सुबह उठ के पढ़ो कम से कम 3 से 4 घंटा। फिर आप अपना काम करो, जो भी आपको थोड़ा बहुत करना है, नहाना धोना खाना पीना जो भी करना है। फिर आप दोपहर में पढ़ो कम से कम 2 से 3 घंटे, फिर इवनिंग में पढ़ो 2 से 3 घंटे, फिर नाइट में पढ़ो 2 से 3 घंटे। तो इस तरीके से आप इजीली 8 से 10 घंटे निकाल सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। और कोई आपके पास अगर क्वेश्चन हो, कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दूसरी बात, चलते चलते आपको एक बात और बतानी है कि रीजनिंग में आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट करना है। रीजनिंग में डेली एक प्रैक्टिस सेट करना है विद टाइम, ठीक है। तो उसको आप जरूर करना साथ में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।